नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में। सोचिए, एक डूबता हुआ सूरज, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है ना? लेकिन क्या यही नज़ारा समाज के कुछ बहुत गहरी, बहुत गंभीर सच्चाइयों को भी दिखा सकता है? तो बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता की आत्मा है। कैसे एक खूबसूरत सूर्यास्त समाज की सबसे बदसूरत सच्चाइयों को जागर कर सकता है? ये सोचना ही कितना अजीब है ना, कि प्रकृति का एक इतना शांत, इतना सुकून भरा पल इंसानी दुनिया की सारी उथल-पुथल का आईना बन जाए। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो भाई ये कविता लिखी किसने है? इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में इन्हें एक बहुत प्यारा नाम दिया गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि, मतलब प्रकृति के सबसे कोमल कवि। और ऐसा क्यों कहते हैं, ये उनकी कविताओं को पढ़ते ही समझ में आ जाता है। प्रकृति से उनका एक अलग ही रिश्ता था। अच्छा, एक नज़र डालते हैं उनके जीवन और सम्मानों पर। देखिए, 1900 में जन्म हुआ और फिर देखिए सम्मानों की झड़ी। साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण और फिर 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि हम किस कद के कवि की बात कर रहे हैं। चलिए अब सीधे कविता में गोता लगाते हैं। पंत जी हमें ले चलते हैं गंगा के किनारे। शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है। बस एक बार सोचिए, एक विशाल शांत नदी और ढलती शाम का वो खूबसूरत मंजर। कविता की पहली लाइन देखिए, सिमटा पंख साँझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। कमाल है, मतलब पंत जी कह रहे हैं कि शाम जो है वो एक चिड़िया की तरह है। उसने अपने लाल पंख समेट लिए हैं और अब वो पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर जाके बैठ गई है, मतलब शाम हो गई है। क्या खूबसूरत कल्पना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पंत जी अपनी कल्पना को और आगे ले जाते हैं। अब वो गंगा नदी को देखते हैं और वो शांत बहती हुई गंगा उन्हें कैसी दिखती है? एक विशाल थके हुए अजगर की तरह। जी हां, एक अजगर। ऐसा लगता है जैसे वो अजगर सुस्ता रहा है, जिसने अभी अभी अपनी चितकबरी केंचुली यानी अपनी खाल उतारी हो। ये इमेज ये शांति में छिपी एक सुस्त गहरी ताकत को दिखाती है। तो अब तक तो हम प्रकृति को देख रहे थे। अब पंत जी अपना कैमरा समझिए जूम आउट करके इंसानों की तरफ ले आते हैं। जैसे ही शाम गहराती है, नदी के किनारे इंसानी दुनिया जाग उठती है। और इस शाम में क्या क्या हो रहा है? मंदिरों से शंख और घंटियों की आवाजें आ रही हैं। वहीं सफेद कपड़ों में लिपटी विधवाएं जो बगलों जैसी लग रही हैं, अपनी प्रार्थना में डूबी हुई हैं। खेतों से दिन भर के थके हारे किसान घर लौट रहे हैं और कुछ व्यापारी नाव में बैठकर बाजार से वापस आ रहे हैं। देखिए, एक ही नज़ारे में भक्ति भी है, थकान भी है, रोजमर्रा की जिंदगी भी। सब कुछ एक दूसरे में जैसे घुल मिल गया है। अब पंत जी का कैमरा और जूम इन होता है और वो हमें एक खास किरदार से मिलवाते हैं। ये है एक छोटे से कस्बे का दुकानदार, जिसे कविता में लाला कहा गया है। और यहीं से कहानी का असली मर्म शुरू होता है। उसके मन में एक सवाल कौन रहा है, क्या वो कभी सुखी रह पाएगा? ये सवाल सिर्फ उस लाला का नहीं है, है ना? ये शायद हम सबका सवाल है, जो कभी ना कभी मन में उठता है। ये उसकी गहरी हताशा है, अपने भविष्य को लेकर एक चिंता। क्या जिंदगी कभी बदलेगी? क्या कभी सुख मिलेगा? और उसकी ये जो नाउम्मीदी है, इसकी वजह सिर्फ गरीबी नहीं है। ये एक बोझ है जो कई चीजों से मिलकर बना है। एक तो गरीबी का संघर्ष है ही, फिर है अपमान का एहसास कि मैं कितना छोटा हूं, मैं असफल हूं। उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने वो मर चुके हैं। और सबसे दुखद बात, जिंदा रहने की मजबूरी में उसे छोटे मोटे मुनाफे के लिए बात बात पर झूठ बोलना पड़ता है। ये चीज उसे अंदर से खोखला कर रही है। और बस यहीं से कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अपनी छोटी सी दुकान और अपनी छोटी सी जिंदगी की निराशा से निकलकर वो लाला अचानक एक बहुत बड़े, एक दार्शनिक सपने के बारे में सोचने लगता है। वो एक बिल्कुल नए समाज की कल्पना करने लगता है। उसके जहन में एक बुनियादी सवाल उठता है, अरे भाई, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, जो इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा पैदा करती है, इसे बदला क्यों नहीं जा सकता? कौन कहता है कि इसे ऐसे ही चलना है? और यही एक सवाल किसी भी क्रांति की पहली चिंगारी होता है। तो वो कैसा समाज चाहता है? उसका सपना क्या है? देखिए, वो 3 बातें सोचता है। पहली, एक ऐसा समाज हो जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना कर पाए। दूसरी, जो जितना काम करे, जिसमें जितनी काबिलियत हो, उसे उतना ही हक मिले। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, कि देश की दौलत पर किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो। सोचिए,
उस दौर में ये कितने क्रांतिकारी, कितने प्रगतिशील विचार थे। यहां तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, एक क्रांति का सपना, एक नई दुनिया। लेकिन अब हम कविता के सबसे ताकतवर और शायद सबसे कड़वे हिस्से पर आते हैं। वो हिस्सा जहां ये बड़ा सा सपना एक छोटी सी हकीकत से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। तो देखिए, ये है उस लाला के दो मन। एक तरफ उसके दिमाग में एक शोषण मुक्त समाज का महान सपना चल रहा है, जहां सबके साथ न्याय होगा, और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त हकीकत में क्या होता है? एक बूढ़ी औरत उससे थोड़ा सा आटा खरीदने आती है और वो लाला डंडी मारकर यानी वजन में हेराफेरी करके उसे ठग लेता है। लाला ने फिर डंडी मारी। यही है कविता का सबसे बड़ा व्यंग। हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श और जिंदा रहने की छोटी छोटी मजबूरियां कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी होती हैं। और कविता इससे एक भयानक तस्वीर के साथ खत्म होती है। निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। याद है वो शुरू वाला अजगर? अब एक और अजगर आ गया है। ये है गहरी आलसी नींद का अजगर। ये कौन है? ये है समाज की उदासीनता। वो गहरी नींद जिसमें सब सो रहे हैं और अन्याय को होता हुआ देख रहे हैं। और कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वो नींद का अजगर आज भी हमारे समाज को धीरे धीरे निगल तो नहीं रहा?